हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मित्रों टॉपर्स आईएएस क्लब एकेडमी में। मित्रों, हम लोग आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 और बीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए इस बैच को जो लॉन्च किए हैं, इसके तहत हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है आज हम लोगों का जो टॉपिक है मित्रों, आज से जो है इतिहास का सेगमेंट जो है स्टार्ट होता है। जैसे प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो इतिहास के तीसरे कालखंड में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, जिसे इतिहास के नाम से जानते हैं मित्रों। हम इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में इसका जिक्र कर चुके हैं मित्रों। आज हम लोगों का टॉपिक जो है महाजनपदा काल है मित्रों। हम लोग आज इसमें महाजनपद काल के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे मित्रों। हम लोग अपनी क्लास को आज हम लोग को मित्रों महाजनपदा काल जो है आज हम लोगों का ये टॉपिक है मित्रों। हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएं मित्रों। इसके पहले आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के माध्यम से अपने क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मित्रों आइए हम लोग भी जोर लगाते हैं और पत्थर को नहीं, हम लोगों को इतिहास को पानी बनाना है मित्रों। ऐसे घोल कर पीना है और जिससे कि जो है हम लोग का कोई भी कंपटीशन जो है क्रैक हो सके और हम लोग आसानी से जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो मित्रों आइए शुरुआत करते हैं महाजनपदा काल से मित्रों। जो महाजनपद काल है मित्रों, ये जो है महाजनपदा काल जो है मित्रों, ये इसका जो टाइम पीरियड है ये मोटे तौर पर जो है ये 600 से लेकर जो है 300 शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का ये कालक्रम है मित्रों। इस समय देखते हैं हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में क्या होते थे, जनपद हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में वो क्या होने लगे, ऋग वैदिक काल में जन होते थे मित्रों। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जनपद हुए और जनपद से जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में जो है विभिन्न महाजनपदों का या 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है मित्रों। इन 16 महाजनपदों की जानकारी जो है मित्रों हमें बौद्ध और जैन ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है बौद्ध और जैन ग्रंथों से जो है मिलता है मित्रों। तो हम मित्रों जो है देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मित्रों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया था, एक मिनट, ये था मित्रों कुछ। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मित्रों, वो इसका फैलाव जो था, इसका प्रसार जो था यहाँ था मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक काल के ऋग वैदिक काल के आसपास जो है थोड़ा बहुत प्रसार यहाँ तक होता है, हम देखते हैं, यानी गंगा यमुना दोआब तक होते हुए देखते हैं मित्रों। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल आता है तो आर्यों का जो प्रसार होता है ये कहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है, गंडक नदी के आसपास तक हो जाता है मित्रों। लेकिन महाजनपदा काल तक आते आते हम देखते हैं कि उत्तर भारत के गंगा घाटी के साथ साथ में उत्तर भारत और मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम 16 महाजनपदों का उदय होते हुए देखते हैं मित्रों। तो हम देखते हैं कि इन महाजनपदों के जो है उदय के पीछे आखिर में कारण क्या थे मित्रों। क्या कारण था कि जो ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तक के अंत तक आते आते जो है इस जो है उत्तर भारत में जो इन 16 महाजनपदों का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे हम लोग देखते हैं क्या क्या कारण थे मित्रों। तो महाजनपद के उदय के कारण की हम बात करें महाजनपदों के उदय के पीछे कारण की हम बात करें तो हम देखते हैं कि लोहे का अधिक प्रयोग, पहला कारण जो है लोहे का अधिक प्रयोग हुआ था। इस कारण जो है महाजनपदों का उदय संभव हुआ था मित्रों। तो लोहे का प्रयोग कैसे हुआ था, हम लोग देखते हैं मित्रों कि हमें जो है ऋग्वेद में पता चलता है कि हमें अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से, जो कि आधुनिक जो है एटा के आसपास में ये पड़ता है अतरंजी खेड़ा, यहाँ से हम देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है लोहे का जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमें मिलने लगता है मित्रों। तो हम देखते हैं कि ये जो लोहे का जो साक्ष्य मिला, तो लोहे के साक्ष्य से हम देखते हैं कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास में जो है लोहे का प्रयोग जो है वो काफ़ी प्रचलन में आ चुका था। तो लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, खेती की
जो है गहरी जुताई होने लगी थी। साथ ही साथ में कृषि के विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे कुदाल, हसुआ, खुरपे और हसिया अन्य प्रकार के जो है उनसे जो है कृषि उपकरण जो है बनाए जाने लगे थे, जिससे कि कृषि के उपयोग में जो है सुगमता आई और अधिशेष उत्पादन को जो है मित्रों इससे बढ़ावा हुआ था। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो महाजनपद काल था, महाजनपद काल के पहले अगर हम देखें वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ हम देखते हैं तो आर्यों का मूवमेंट जो है उत्तर पश्चिम से लेकर जो है वो पूर्वी भारत की ओर जो है हो रहा था। और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि गंडक नदी तक आर्यों का प्रसार जो है हो चुका था मित्रों। इसका मतलब ये था कि ये मित्रों गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र था। तो गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों में एक तो क्या है, पहले से वो मिट्टी जो फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, और साथ साथ में उसमें जब लोहे के उपकरण मिल गए तो जंगल की सफाई करना आसान हो गया और साथ ही साथ में कृषि करना आसान हुआ, जिससे कि क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा मिला था मित्रों। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण हम बात करें अधिशेष उत्पादन, जो कि लोहे के प्रयोग से ही जुड़ा हुआ है मित्रों, कि जैसा कि ये दोआब का क्षेत्र था, लोहे का उपकरण प्रयोग होने लगा था, दोआब का क्षेत्र था, दोआब के क्षेत्र में जो है कृषि गतिविधियों को जो है बढ़ावा मिला था, जिसने अधिशेष उत्पादन को जो है अधिशेष उत्पादन में वृद्धि की थी मित्रों। और साथ ही साथ में जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो जनसंख्या का भी ग्रोथ जो है देखने को मिला मित्रों, और जिसने जो है धीरे धीरे शहरीकरण को भी जो है बढ़ावा दिया था मित्रों। फिर हम देखते हैं अधिशेष उत्पादन के बाद देखते हैं जब अधिशेष उत्पादन हुआ, सरप्लस हुआ, तो व्यापार वाणिज्य को भी जो है बढ़ावा मिला मित्रों। पहले जो होता था कि जो हमारे पास जो अधिशेष जो उत्पादन होता था वो उतना होता था कि हम जितना व्यक्तिगत उपभोग के लिए ही उनका प्रयोग कर पाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि महाजनपदा काल तक आते आते जो है जो अधिशेष उत्पादन इतना होने लगा कि वो व्यापार वाणिज्य को जो है प्रोत्साहन मिलने लगा, और एक नगर से दूसरे नगरों के बीच में भी जो है व्यापार को बढ़ावा मिला मित्रों। और साथ ही साथ जो है इस समय जो है कृषि का जब उत्पादन बढ़ा तो उससे जुड़े हुए अनेक प्रकार के जो है शिल्प आदि का भी जो है प्रचलन में आने लगे, जिससे कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, और जिसने मित्रों अंततः जो क्या किया, महाजनपद के उदय का एक प्रमुख कारण बना। जब व्यापार वाणिज्य का बढ़ावा मिला मित्रों तो हम देखते हैं कि इस समय जो है मुद्रा का भी प्रचलन जो है होते हुए जो है हम लोग देखते हैं मित्रों कि जो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि वहाँ पर वस्तु विनिमय, मतलब वहाँ पर मुद्रा का प्रचलन तो था, लेकिन अभी उसका हम लोग व्यापारिक गतिविधियों में उपयोग जो है नहीं करते थे मित्रों। ऋग वैदिक काल में अगर हम बात करें तो वहाँ पर निष्क और शतमान जैसे सिक्कों का जो है उल्लेख मिलता है मित्रों, लेकिन उनका जो है व्यापारिक गतिविधियों में उपयोग नहीं होता था मित्रों। अभी भी वहाँ वस्तु विनिमय का प्रयोग जो है किया जाता था मित्रों। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि निष्क और शतमान के साथ साथ में मित्रों कृशल नामक सिक्का का उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल में जो है देखने को मिलता है मित्रों। लेकिन अभी भी यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में भी जो है, हम इसे बात करें तो ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल और फिर महाजनपद। तो हम ये देखते हैं मित्रों कि यहाँ ऋग वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल था वहाँ पर जो है निष्क और शतमान नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है। लेकिन अभी यहाँ प्रचलित सिस्टम क्या था, बार्टर प्रणाली थी, मतलब वस्तु विनिमय के माध्यम से ही व्यापार किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं मित्रों कि यहाँ पर जो है निष्क और शतमान जैसे सिक्के तो थे, साथ ही साथ जो है यहाँ पर कृशल नामक एक नए प्रकार के सिक्के का प्रचलन हम होते हुए देखते हैं मित्रों। लेकिन अभी भी इनका जो है व्यापारिक गतिविधियों में उपयोग नहीं किया जाता था और बार्टर सिस्टम ही मुख्य रूप से प्रचलन में था। लेकिन महाजनपदा काल में हम देखते हैं मित्रों कि यहाँ पर एक आहत मुद्रा का प्रचलन होते हुए हम लोग देखते हैं मित्रों। ठीक, महाजनपद काल में हम लोग आहत मुद्रा का प्रचलन होते हुए देखते हैं मित्रों, जिसे बौद्ध ग्रंथों में करशापण के नाम से भी जाना जाता है। और इस काल का जो सिक्का आया था, यानी जो करशापण सिक्का था तो मित्रों, या जो आहत मुद्रा थी, इसका उपयोग जो है व्यापारिक गतिविधियों में होने लगा था। तो जब व्यापारिक गतिविधियों में सिक्के का उपयोग होने लगा तो व्यापार में सुगमता आई और व्यापार को प्रोत्साहन मिला, और जिसने जो है महाजनपदों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की मित्रों। उसके बाद हम बात करें मित्रों कर व्यवस्था की। कर व्यवस्था
कर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में ये जो कर व्यवस्था है, तो हम देखते हैं मित्रों कि ऋग वैदिक काल में क्या था, ऋग वैदिक काल में बलि नामक कर होता था, लेकिन वहाँ पर जो बलि नामक कर था वो स्वैच्छिक कर होता था मित्रों, वो कोई कंपलसरी कर नहीं होता था। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है बलि के साथ साथ में जो है भाग और शुल्क जैसे मतलब करों का उल्लेख मिलता है। ठीक, जो भाग था वो भू राजस्व का 16वां भाग होता था मित्रों, मतलब जो भू राजस्व होता था उसका 16वां भाग वसूल किया जाता था मित्रों। और जो शुल्क था वह व्यापारिक वस्तुओं पर जो चुंगी के रूप में इकट्ठा किया जाता था वो शुल्क कहलाता था मित्रों। ठीक, और हम ये देखते हैं कि बलि जो ऋग वैदिक काल में था वो उत्तर वैदिक काल में कंपलसरी कर बन गया था, मतलब अनिवार्य कर बन गया था मित्रों। तो बलि ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो बलि था वो अनिवार्य कर बना था, और साथ ही साथ भाग और शुल्क नामक नए करों का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। लेकिन साथ ही साथ में अभी भी जो है यहाँ पर जो है कर प्रणाली अभी बहुत व्यवस्थित नहीं हो पाई थी मित्रों। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मगध काल में 600 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि कर प्रणाली जो है व्यवस्थित हो चुकी थी मित्रों, जिसका प्रमाण हमें बौद्ध ग्रंथों से, बौद्ध साहित्य से जो है प्राप्त होता है, जिसमें 6 प्रकार के कर अधिकारियों का जो है जिक्र मिलता है मित्रों। उसमें से जैसे रज्जोग्राहक था मित्रों, जो भूमि मापने का काम करता था, जो रज्जोग्राहक नामक अधिकारी होता था वो भूमि मापने का काम करता था मित्रों। उसके बाद जो द्रोण मापक था वो अनाजों के रूप में भू राजस्व को संग्रह जो है करता था। इस प्रकार से 6 प्रकार के जो है हमें कर अधिकारियों के उल्लेख जो है मिलते हैं मित्रों, जो हमें एक विकसित कर व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है मित्रों। तो इन सारी गतिविधियों ने मिलकर, ये आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, तो इन सारी गतिविधियों ने मिलकर, चाहे लोहे का अधिक प्रयोग हो, चाहे अधिशेष उत्पादन हो, चाहे व्यापार वाणिज्य का विकास हो, चाहे मुद्रा का प्रचलन हो और कर व्यवस्था, इन सारी प्रणालियों ने मिलकर जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मित्रों महाजनपदों के उदय को जो है प्रोत्साहित किया मित्रों। तो ऋग वैदिक काल में जो जन था, उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गया। और हम देखते हैं कि उत्तर भारत में छोटे छोटे 16 महाजनपदों का उदय होते हुए देखते हैं मित्रों, जिसमें से 4 महाजनपद बहुत शक्तिशाली थे मित्रों। ठीक, जिसमें एक कौशल महाजनपद था मित्रों, एक कौशल महाजनपद था मित्रों, एक अवंती महाजनपद था मित्रों, और एक वर्ष महाजनपद था मित्रों, और एक जो है कौशाम्बी था मित्रों। तो ये हमारे महाजनपद काफ़ी समृद्ध हो गए, और फिर आगे चलकर जो है इन्होंने जो है पूरे मतलब धीरे धीरे अन्य अपने आसपास के महाजनपदों को जो है अपने में कैप्चर करना शुरू कर दिया। और इन्हीं में एक महान व प्रतापी जो है जनपद हुआ, जो मगध के नाम से जाना गया मित्रों, जिसका हम उल्लेख आगे, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत विभिन्न राजवंशों का अध्ययन हम करेंगे मित्रों। तो हम देखते हैं कि मित्रों ये जो गंगा घाटी में या उत्तर भारत में जो सारे परिवर्तन हुए थे, इनको देखते हुए गार्डन चाइल्ड ने मित्रों अपनी पुस्तक जो है द अर्बन, इन सारे परिवर्तनों को देखते हुए मित्रों गार्डन चाइल्ड नामक विद्वान है, इन्होंने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में जो है इसे द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा जो है दी है मित्रों। ये द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों थी? इसलिए जिसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं क्योंकि प्रथम जो नगरीय क्रांति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, और द्वितीय नगरीय क्रांति जो है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में मध्य गंगा के घाटी तथा उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए थे उनको समयक रूप से गार्डन चाइल्ड ने जो है द्वितीय नगरीकरण के रूप में जो है विभूषित किया है मित्रों। सबसे जो प्राचीन मुद्रा था वो आहत मुद्रा था, अभी हम बता चुके हैं। ये तांबे के पाए जाते थे मित्रों, ये चांदी के और तांबे के पाए जाते थे मित्रों। कहीं कहीं चांदी के, कहीं कहीं तांबे के मिले हैं, और कहीं कहीं पर जो है दोनों के संयुक्त रूप से भी मिले हैं मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, कई बार पूछा गया है। उसके बाद जो सिक्कों का अध्ययन है वो न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है, और बौद्ध ग्रंथ में ये जो है आहत मुद्रा को जो है करशापण कहा गया है मित्रों। अब ये जो है ये जो 16 महाजनपद है मित्रों, बुद्ध के समय जो है 16
जो बुद्ध के समय जो 16 महाजनपद थे मित्रों, 16 महाजनपदों का जो है जन्म हो चुका था। ठीक, बुद्ध के समय 16 महाजनपदों का उल्लेख का जन्म हो चुका था। और इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है मित्रों, वो भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है तथा अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इनमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है मित्रों। अब आगे हम देखें तो इन 16 महाजनपदों को हम लोग जो है इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी प्राचीन भारत में स्थिति कहाँ थी, वर्तमान में वो किन क्षेत्रों में थे और क्या क्या उनकी स्थिति थी। ये कई बार मित्रों क्वेश्चन इसके लिए ये स्थान और उसकी राजधानियों को मैचिंग करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मित्रों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हम लोग मैप के माध्यम से कवर करेंगे। और मित्रों आप भी जब इसको पढ़िए तो मैप को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, इससे कि आपको भूलने की संभावना कम हो जाती है, वरना फिर आपको बार बार आप याद करेंगे और वो चीज़ें याद होगी नहीं तो इससे आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा मित्रों। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आधुनिक बिहार का क्षेत्र है मित्रों, यहाँ पर ये था पहला वज्जी था मित्रों। ये वज्जी जो था ये गणतंत्र था। ठीक है, वज्जी एक गणतंत्र था जिसमें वैशाली, विदेह, मिथिला, ठीक, इसकी वज्जी गणतंत्र था। और इसकी जो ये वज्जी जो था मित्रों, ये वज्जी जो है, वज्जी एक गणतंत्र था और इसकी कैपिटल वैशाली, विदेह और मिथिला थी। ठीक है, वज्जी था, वज्जी की जो कैपिटल थी मित्रों ये वैशाली थी तथा विदेह और मिथिला जो है इसके अंतर्गत गणतंत्र थे मित्रों। ये आधुनिक मुजफ्फरनगर और दरभंगा का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है मित्रों। उसके बाद जो है अंग था मित्रों। अंग की कैपिटल जो है चंपा थी मित्रों। ये आधुनिक भागलपुर और मुंगेर में पड़ता है। उसके बाद ये मगध था मित्रों। मगध की कैपिटल राजगृह थी मित्रों। ये वर्तमान में पटना में पड़ता है मित्रों। ये थोड़ा धुंधला है, आप लोग समझ जाइएगा कि ये मगध लिखा हुआ है, इसकी कैपिटल राजगृह थी। आधुनिक ये पटना में पड़ता है मित्रों। तो ये तीन बिहार में थे, वज्जी था, अंग था और मगध था मित्रों। वज्जी, अंग, मगध ये बिहार में थे मित्रों। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम देखें मित्रों तो इस बार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में इस बार आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कितने थे मित्रों, गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। क्योंकि ये देखिए जो कुरु था वो मेरठ में भी था। ठीक, जो कुरु था वो आधुनिक, कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी, आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा में पड़ता था। तो कुल मिला के कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 स्थल ऐसे थे मित्रों जो उत्तर प्रदेश में थे मित्रों। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये काशी था मित्रों, ये काशी था जिसकी कैपिटल जो वाराणसी थी। उसके बाद ये जो मत्स्य जनपद था मित्रों, इसकी कैपिटल कुशावती थी या कुशीनारा थी मित्रों। ठीक, ये मल्ल की जो कैपिटल थी कुशावती या कुशीनारा थी मित्रों। ये आधुनिक देवरिया, बस्ती और गोरखपुर के क्षेत्रों में पड़ता था मित्रों। उसके बाद जो है ये देखें कौशल था मित्रों। कौशल की कैपिटल क्या थी, श्रावस्ती थी मित्रों। उसके बाद यहाँ ये जो था ये वत्स था मित्रों, वस्त्र जनपद था। वत्स की कैपिटल क्या थी, कौशाम्बी या इलाहाबाद थी। उसके बाद यहाँ था ये चेंदी था मित्रों, चेंदी जिसकी कैपिटल सुक्तमती या बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का था मित्रों। ये क्या था, यहाँ चेंदी था मित्रों, इसकी कैपिटल क्या थी, सुक्तमती थी। ये आधुनिक बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश में पड़ता था। यहाँ से सूरसेन था मित्रों, जिसकी कैपिटल जो है मथुरा थी। और यहाँ क्या था, कुरु था मित्रों, जो आधुनिक कुरु जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी। और ये दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता था मित्रों। तो इस प्रकार से 8 उत्तर प्रदेश के महाजनपद हो गए, 3 बिहार के हो गए, 8 और 3 11 जनपद हो गए। उसके बाद मित्रों ऊपर हम देख लेते हैं तो गांधार था मित्रों। गांधार की कैपिटल जो है तक्षशिला थी मित्रों। ये आधुनिक जो है रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र में पड़ता है मित्रों। ठीक, उसके बाद में ये कंबोज था। कंबोज की कैपिटल हाटक थी मित्रों, जो राजौरी या हजारा, वर्तमान में राजौरी व हजारा के क्षेत्र में था। इस समय ये स्थल जो मित्रों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है मित्रों। तो 11 और 2 13 हो गए। 14 ये हो गया मत्स्य था मित्रों, राजस्थान में था मत्स्य, आधुनिक राजस्थान में। इसकी कैपिटल थी विराटनगर थी मित्रों। ये आधुनिक जो है जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में ये जो है पड़ता है मित्रों। उसके बाद तो यहाँ जो है अवंती थी, ये अवंती थी मित्रों, अवंती।
और अवंती जो है, अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी अवंती जिसकी कैपिटल उज्जैनी थी मित्रों, और दक्षिणी अवंती जिसकी कैपिटल महिष्मती थी मित्रों। उसके बाद ये जो जनपद था बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद था मित्रों, जिसका नाम अस्मक था। इसकी कैपिटल जो है पोटन या पोटिल थी मित्रों, पोटली या पोतन थी मित्रों, या इसे प्रतिष्ठान के नाम से भी जानते हैं, या इसे जो है प्रतिष्ठान, या इसे जो है प्रतिष्ठान के नाम से जो है जाना जाता है, या इसे जो है प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है मित्रों। ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में था, ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में था मित्रों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन 16 महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने एक एक करके उनकी राजधानी और उनकी अवस्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा मित्रों। ये क्वेश्चन पीसीएस में मैचिंग के लिए, पीसीएस, आरओ, बीओ तीनों परीक्षाओं के लिए मैचिंग के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और ये हिस्ट्री का कोर एरिया है मित्रों। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल रूप से है, प्रबल रूप से मित्रों। तो भाई ये हो गया। हाँ, अब हम लोग जो है इसके पहले अब हम लोग एक एक करके इसकी कैपिटल पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग जो है एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो असत्य है मित्रों। ठीक, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर जो है अभी वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। इसको आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये महाजनपद हैं और ये उनकी जो है राजधानियां हैं मित्रों। ठीक, यह है अंग, अंग की कैपिटल क्या थी, वत्स की कैपिटल क्या थी, वज्जी की कैपिटल क्या थी और चेदी की कैपिटल क्या थी। इन चारों में से एक असत्य है, उसका आंसर आपको बताना है, वो अभी आपको बताना है। मैं अभी वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। अभी हमने पढ़ा है कि महाजनपद, अब आप लोग जो है अपने जो अभी हम लोगों ने मैप में पढ़ा है उस मैप को आप लोग इमेजिन कीजिए, और हम जो है उसका स्थान पढ़ेंगे और उसका क्या करेंगे, इधर हम दूसरी तरफ राजधानी पढ़ेंगे मित्रों। तो कुरु हम लोग अभी पढ़े थे, आधुनिक दिल्ली और इंद्रप्रस्थ के आधुनिक जो है दिल्ली, हरियाणा और यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में कुरु। तो कुरु की कैपिटल क्या थी मित्रों, ये कुरु थी मित्रों, कुरु। तो कुरु की कैपिटल क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी मित्रों। उसके बाद पांचाल, पांचाल की क्या थी, पांचाल, पांचाल की 2 कैपिटल थी मित्रों, एक उत्तरी पांचाल जिसकी कैपिटल अहिच्छत्र थी और दूसरा दक्षिणी पांचाल था जिसकी कैपिटल जो है कामपिल्य थी मित्रों। ठीक, तीसरा था मित्रों मत्स्य जनपद था, ये मत्स्य जनपद था जिसकी कैपिटल जो है विराटनगर थी मित्रों। मत्स्य जनपद था जिसकी कैपिटल विराटनगर थी, ये राजस्थान के आसपास था मित्रों। ठीक है, अलवर के क्षेत्र में था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर सूरसेन था मित्रों, सूरसेन, सूरसेन की कैपिटल जो है मथुरा थी। अस्सक, अस्सक या असमक, या असमक भी इसे पढ़ते हैं, अस्सक या असमक भी इसको पढ़ा जाता है। इसकी कैपिटल जो थी पोतन या पोटिल थी मित्रों। ये सबसे दक्षिणी था, ये सबसे दक्षिणी महाजनपद था। फिर अवंती था मित्रों, अवंती, अवंती की कैपिटल क्या थी, उज्जैनी थी या उज्जैनी आबलिक महिष्मती, ये दोनों राजधानियां मिलती हैं मित्रों। जो उत्तरी अवंती थी उसकी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी मित्रों। उसके बाद जो है गांधार, जो गांधार था, गांधार की कैपिटल जो है तक्षशिला थी मित्रों, अभी हमने पढ़ा है, उत्तर में स्थित था। कंबोज जो था हमारा, इसकी कैपिटल जो है हाटक थी मित्रों, सबसे उत्तर में स्थित था मित्रों। ये पीओके में हमने बताया था कि पीओके में पड़ता है कंबोज, इसकी कैपिटल हाटक है। गांधार जो पश्चिमी मतलब जो आधुनिक जो है पाकिस्तान में पड़ता है, ये तक्षशिला मित्रों। काशी जिसकी कैपिटल वाराणसी थी मित्रों, काशी जिसकी कैपिटल वाराणसी थी मित्रों। कौशल जिसकी कैपिटल जो है श्रावस्ती थी मित्रों। उसके बाद अंग, उसके बाद अंग थी, अंग की कैपिटल जो है चंपा था मित्रों। मगध, मगध की कैपिटल जो है गिरिव्रज या राजगृह थी मित्रों। और वज्जी, वज्जी का कैपिटल क्या था, विदेह या मिथिला थी मित्रों। उसके बाद जो है उसके बाद जो है मित्रों वज्जी, वज्जी की कैपिटल विदेह या मिथिला थी। मल्ल, मल्ल की कैपिटल कुशीनारा या पावा थी मित्रों, और यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को, कुशीनारा या पावा में
महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था मित्रों। मल्ल है, मल्ल की कैपिटल है कुशीनारा और या पावा है मित्रों। उसके बाद जो है चेंदी की कैपिटल सुक्तमती था मित्रों। और उसके बाद वत्स की कैपिटल जो है कौशाम्बी था मित्रों। ठीक है, ये आधुनिक जो है इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में है, अभी हम लोगों ने जो है चर्चा किया है मित्रों। और ये चेंदी था हमारा, ये सुक्तमती इसकी राजधानी है, ये कहा था आधुनिक बुंदेलखंड में पड़ता है। अब ये क्वेश्चन आया आपका जिसका आंसर हमें देना है मित्रों। अब आप लोग बताइए, इतना पढ़ने के बाद में अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी मित्रों। इसमें कौन सा सही है आप लोग बताइए और कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। मैं देखता हूँ आप कितने लोग सही आंसर करते हैं मित्रों। तो हम लोग देखते हैं। हाँ बताइए, देख रहा हूँ मैं। कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं आंसर आपका। जैसे अंग था, हम लोगों ने अभी पढ़ा मित्रों अंग। जो अंग था इसकी कैपिटल जो है चंपा थी हमारी, सबसे पूरब में था। ठीक, वर्ष जनपद था, इसकी कैपिटल कौशाम्बी थी मित्रों, आधुनिक इलाहाबाद के आसपास था, ये भी सही है मित्रों। वज्जी इसकी कैपिटल वैशाली थी, ये भी सही है मित्रों। और जो चेंदी था मित्रों, चेंदी इसकी कैपिटल क्या थी? सुक्तमती। इसकी कैपिटल क्या थी? सुक्तमती थी मित्रों, चेंदी की कैपिटल। ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है पड़ता था मित्रों। और जो विराट नगर था मित्रों, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी मित्रों, जो आधुनिक राजस्थान में पड़ता है, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने जो है महाजनपदों के उदय के कारण और उससे संबंधित कुछ विशिष्ट चीज़ों का अध्ययन किया है। अभी हम लोग इसका एक पार्ट 2 महाजनपद का करेंगे, जिसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें महाजनपद काल के 16 महाजनपदों के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे मित्रों। और ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो आप लोग बहुत केयरफुल होकर इस चीज़ को अध्ययन कीजिएगा मित्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार और आशीर्वाद मित्रों। और आप लोग यूँ ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।